मेरा नाम ऋषभ है और ये घटना मेरे साथ पुणे में हुई थी जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई करता था। जब मैं अपने कॉलेज में था तब साहिल, आशीष और ललित मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम चारों जूनियर कॉलेज के दिनों से ही साथ में थे। कॉलेज में हमने खूब मस्ती की और अपना टाइम एंजॉय किया। आज भी उस वक्त को याद करके मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन अच्छा समय भी आखिरकार ख़त्म हो ही जाता है। ललित के फादर का पुणे में ट्रांसफ़र हो गया था, जो कि मुंबई से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए ललित को अपनी फैमिली के साथ पुणे शिफ्ट होना पड़ गया था। ललित का अचानक से हमसे अलग हो जाना हमें अच्छा नहीं लगा और हमने उसे प्रॉमिस किया कि हम उससे रेगुलरली टच में रहेंगे। क्योंकि उस वक्त इंडिया में इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, तो शुरुआत में तो फ़ोन कॉल्स और लेटर्स के ज़रिए हम ललित से रेगुलरली टच में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ और कैरियर में बिजी हो गए, हमारा ललित के साथ कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद साहिल, आशीष और मैंने सेम कंपनी ज्वाइन करी और हम तीनों वापस फिर से मिलके काफ़ी खुश हुए। उसी वक्त हमें यह खबर भी पता लगी कि ललित ने भी पुणे में एक कंपनी ज्वाइन कर ली है और उसकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। उन दिनों ऑफिस के काम में हम इतने बिजी हो गए थे कि ललित से बात करने का चांस हमें कभी कभार ही मिलता था। उससे मिले हुए हमें करीब 2 साल हो गए थे। फिर एक दिन साहिल ने पुणे जाने का प्लान बनाया। साहिल के फादर का पुणे में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था और उसने वीकेंड को वहीं पर जाने का प्लान बनाया था और ये हमारे लिए ललित से मिलने का एक बहुत बड़ा मौका भी था। मैं और आशीष भी ललित से इतने समय के बाद मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, इसलिए हमने तुरंत इस प्लान के लिए हाँ कर दी। उस दिन जब हम शाम को साहिल के फार्म हाउस पर पहुँचे तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम तीनों बुरी तरह भीग गए थे। अपनी किस्मत को कोसते हुए हम फार्म हाउस के अंदर एंटर किए और अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया। फिर उसके बाद हम तुरंत ललित को फ़ोन करके ये बताना चाहते थे कि हम पुणे में हैं। हमने ये बात उसे पहले नहीं बताई थी कि हम पुणे आने वाले हैं, क्योंकि हम उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे। लेकिन उस फार्म हाउस में जो केयरटेकर था उसने हमें बताया कि बाहर जो तेज़ बारिश चल रही है उसकी वजह से काफ़ी केबल कट्स हुए हैं, जिसकी वजह से सारी फ़ोन लाइन्स डेड हो गई हैं और फ़ोन लाइन्स की सर्विसेज को वापस रिस्टोर होने में करीब 1 दिन लग जाएगा। ललित का घर भी उस फार्म हाउस से काफ़ी दूरी पर था और जिस तरीके से बाहर का मौसम चल रहा था, उस मौसम में इतनी दूर जाना इम्पॉसिबल था। हमें बहुत बुरा लगा कि हम अपने दोस्त ललित को 1 दिन तक ना तो देख सकते हैं और ना ही उससे बात कर सकते हैं। लेकिन फिर उस फार्म हाउस के केयरटेकर मन्नू ने हमें बहुत ही बढ़िया डिनर कराया, जिसके बाद हमें थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद बातें करते हुए कब रात के 1 बज गए और हमें पता ही नहीं लगा और फिर हम अपने अपने बेडरूम में सोने चले गए। इसके बाद वो अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई जो मुझे आज भी परेशान करती हैं। रात के करीब 2 बजे साहिल के रूम में रखे हुए फ़ोन की घंटी बज पड़ी। साहिल ने कुछ देर तक तो फ़ोन पर बात करी और फिर वो पागलों की तरह हमारे रूम का दरवाज़ा पीटने लगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि साहिल बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ था, जबकि उस वक्त मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था। वो डर के मारे अभी भी कांप रहा था और उसने मुझे कांपते कांपते बताया कि अभी अभी फ़ोन पर किसी ने उसे इन्फॉर्म किया है कि ललित की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये एक्सीडेंट अभी शाम को ही हुआ था और कल सुबह 4 बजे पासी के शमशान घर में ललित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने साहिल से तुरंत पूछा कि फ़ोन पर ये सब उसे किसने बताया। तो उसने मुझे बताया कि उस इंसान की आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी और इससे पहले कि वो अपनी पहचान बता पाता तब तक फ़ोन फिर से डेड हो गया। उसका ये जवाब सुनकर हम तीनों को लगा कि ज़रूर ललित की फैमिली से किसी ने साहिल के घर कांटेक्ट किया होगा और वहाँ से उनको हमारा ये फार्म हाउस का नंबर मिला होगा। अचानक मिली इस खबर से हम तीनों हैरान हो गए थे और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारा दोस्त ललित, जिसे हम कल सरप्राइज़ देने का प्लान बना रहे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हम उस शमशान घाट के लिए निकल पड़े जहाँ पर ललित का अंतिम संस्कार होना था। हम करीब 3:45 बजे वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर ललित के काफ़ी रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर्स भी इकट्ठा हो रखे थे। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक पंडित द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने के बाद डेड बॉडी को जला दिया जाता है। ये एक तरीका है जिससे एक डेड बॉडी को प्रकृति के 5 तत्वों में वापस लौटा दिया जाता है। वहाँ पर खड़े सभी लोग पंडित के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे
हमने देखा कि एक अकेला इंसान हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है। उसने हमें बताया कि वो पंडित है और उससे वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए बुलाया गया है। ललित की बॉडी सर से लेकर पांव तक एक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। जनरली जो पंडित अंतिम संस्कार करते हैं उन्हें डेड बॉडीज़ देखने की आदत हो चुकी होती है, इसलिए वो बिना इमोशनल हुए अपना काम बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। अंतिम संस्कार करते वक्त उस पंडित ने बॉडी के ऊपर से वो सफ़ेद कपड़ा हटाने के लिए कहा ताकि वो मृत व्यक्ति का चेहरा देख सके। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। जैसे ही उस पंडित ने ललित का चेहरा देखा तो वो पसीने से तरबतर हो गया और ज़ोर से चीख मारकर वहीं बेहोश हो गया। आसपास खड़े सभी लोग चौंक गए थे। ये देखकर वहीं भीड़ में से कुछ लोगों ने तुरंत पंडित को पास ही के एक बेंच पर लिटा दिया। फिर थोड़ी देर में उस पंडित को होश आ गया, हालांकि अभी भी वो डरा हुआ लग रहा था। फिर डरते डरते उन्होंने हमें बताया कि उसी रात को एक यंग लड़का उनके घर आया था और उसी लड़के ने उन्हें सुबह आकर यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। और वो यंग लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद ललित ही था। ये सुनकर हम सभी हैरान हुए और हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पक्का भरोसा है कि वो ललित ही था। तो उन्होंने बताया कि उस लड़के के हुलिये के बारे में उन्हें ज़रा भी डाउट नहीं है और वो ललित ही था। तभी वहाँ पर वो रिश्तेदार भी आ गया जिसे कि पंडित को बुलाने के लिए भेजा गया था और उसने आकर सभी से माफ़ी मांगी और बताया कि सुबह के 4 बजे आसपास कोई भी पंडित उसे अंतिम संस्कार करवाने के लिए नहीं मिला और इसीलिए ये पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है। ये सब सुनकर वहाँ पर सभी लोग डर गए। फिर लोगों ने उस पंडित को अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए किसी तरह मनाया। फिर किसी तरह अंतिम संस्कार पूरा हुआ। अंतिम संस्कार पूरा ख़त्म करने के बाद भी वो पंडित वहाँ से कांपते हुए वापस अपने घर गया। लोगों ने वहाँ पर जो कुछ भी देखा और सुना वो अभी भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम ललित के पेरेंट्स के घर भी गए जिनकी हालत बहुत ख़राब थी और हमने उन्हें सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। फिर हम तीनों भी बहुत ही भारी दिल के साथ वापस घर लौट गए, ये जानते हुए कि हम अपने दोस्त से फिर कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद मैं और साहिल उस रात जो कुछ भी हुआ उस पर विचार कर रहे थे। तभी हमें ध्यान आया कि हमें उस इंसान का तो पता ही नहीं लगा जिसने उस रात साहिल को फ़ोन करके ललित के बारे में बताया था। ललित के जितने भी परिवार के लोग और नज़दीकी रिश्तेदार थे उन सबसे बात करके हमें पता लगा कि उनमें से किसी ने भी हमें उस रात कॉल नहीं की थी। तभी अचानक मेरी और साहिल की समझ में कुछ आया जिससे हमारी रूह कांप गई कि ज़रूर उस रात ललित ने खुद ही हमें फ़ोन करके अपने बारे में बताया होगा। शायद उसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ एक लास्ट रीयूनियन चाहिए था।